बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और आज हमारा जो एक मुश्तरका तौर पर प्लान हुआ था कि हम सब मिलकर चार लोग जो हैं उनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। फोर जीनियस भी कह सकते हैं, फोर इडियट्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ब्लैंड ऑफ और फोर। और टैलेंट फोर भी कह सकते हैं वैसे। तो ये चार लोग हम आज फिर जमा हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जी वजाहत सईद खान साहब हैं, डॉक्टर मोहित पीराजा साहब हैं, डॉक्टर शहबाज गिल हैं। और आज का प्रोग्राम चूंकि मेरी जिम्मेदारी इन्होंने कहा है कि जी आप होस्ट करें, तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहित पीराजा साहब आपसे स्टार्ट लेते हैं। आप जरा आज का जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक अच्छी देख रहा हूं चीज। वो ये है कि बहुत ही नपे तुले अंदाज में आज पहली दफा मैंने देखा है कि रजीम चेंज के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस इलेक्शन के नताइज की ना ही ओनरशिप ली गई है और ना ही ये कहा गया है कि जनाब हम इस हुकूमत के साथ डट कर खड़े हैं और हम इसके दस्तो बाजू हैं। बल्कि ये कहा है कि हम पीसफुली जो हुआ उसमें उसका क्रेडिट लिया है। बाकी उन्होंने कहा ये मैंडेट जो दिया है ये इलेक्शन कमीशन का दिया गया मैंडेट है, इससे हमारा अफवाज पाकिस्तान को कोई ताल्लुक नहीं है जनाब। अच्छा, एक तो साबिर शाकिर साहब, आप बॉर्न ऑप्टिमिस्ट हैं, क्योंकि मैं किसी और का वीलॉग देखूं ना देखूं, आपका मैं जरूर देख लेता हूं। तो आप बॉर्न ऑप्टिमिस्ट हैं। आपने हमेशा पॉजिटिव एक चीज की उस डायरेक्शन देखनी होती है। कभी पीछे मुड़ के आपने नहीं कहा कि मैंने जो पॉजिटिव चीज कही थी उसके बाद में क्या हुआ है। अच्छा, अब ये को कमांडर्स की प्रेस जो रिलीज है ये मैंने भी देखी है। पहली बात तो यह है कि कोर कमांडर्स की 263rd फॉर्मेशन कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है, देखिए अंदर मीटिंग में क्या होता है वो किसी को नहीं पता होता। कभी बात निकली नहीं, मतलब प्राइवेट सोर्सेज से पता चलता है कि ये भी बात हुई थी, ये भी बात हुई थी। जो कुछ अंदर बात होती है और जो इसकी प्रेस रिलीज इशू की जाती है, दोनों में शायद बहुत ज्यादा फर्क होता है। और प्रेस रिलीज जो है वो वही होती है जो कि आर्मी चीफ चाहते हैं, जो वो मैसेज देना चाहते हैं वो उन्होंने दिया यहाँ पे। एक तो उन्होंने इसमें जो मुझे समझ आई है कि इलेक्शन के नतायज से अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि हमने तो इस इलेक्शन को सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से एक पुरअमन फजा के अंदर पीसफुल तरीके से इलेक्शन जो है वो हो गए। फिर उन्होंने दूसरा जिस पे बहुत एम्फेसिस नजर आ रहा है वो ये कि मई 9 के जो लोग वाकयात के जिम्मेदार हैं उनको जिस तरह से कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, यहाँ आप कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया, यहाँ वो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट तो किया जा रहा है। जिस तरह से अमेरिकन हुकूमत ने अभी तक खुल के, मेरा ख्याल है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने तो वेलकम नहीं किया शहबाज शरीफ की हुकूमत को, ना किसी ने कॉल किया है, ना उन्होंने कोई इसके बारे में स्टेटमेंट दी है, ना ही स्टेट डिपार्टमेंट ने फॉर्मल प्रेस रिलीज नहीं इशू की। लेकिन डोनाल्ड ब्लूम से ट्वीट करवा दिया गया। उसके बाद एक सवाल पूछवाया गया यहाँ वाशिंगटन में मैथ्यू मिलर से, उसके ऊपर मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट तरीके से मरियम मरियम नवाज की तारीफ कर दी गई। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जनरल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने बिल वास्ता तरीके से शहबाज शरीफ हुकूमत को सपोर्ट किया, ये कह के कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा है कि मई 9 जो है उसमें हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं और हमको बड़ी सख्त सजाएं देंगे। तो मुझे कोई इसमें बहुत पॉजिटिव चीज नजर नहीं आ रही, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनको प्रेशर ये है कि मौलाना फजल रहमान जो कि एक्चुअल लंदन प्लान का हिस्सा है, वो भी चूंकि शोर मचा रहे हैं। और चूंकि मौलाना का दुखड़ा बिल्कुल समझ आता है, मौलाना की बात बड़ी लॉजिकल है। उनको पता है कि एमक्यूएम को असल में 0 सीट मिली, उनको पता है कि नून लीग की असल सीटें 15 हैं, उनको पता है कि पीपीपी की असल सीटें शायद 30 हैं। तो अंडर द सर्कमस्टांसेस मौलाना ये सोच रहे हैं कि कुछ सीटें अगर इतनी बंदरबांट हो ही रही थी तो कुछ सीटें जो है वो मौलाना फजल रहमान को भी दे दी जाती। सो ही सीज अ बेट्रेयल, और उस पर वो बड़े नाराज हैं। और यही परेशानी वहां पर पीएमएलएन को भी है, मौलाना के दुखड़े पे। और यही परेशानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को भी है। तो मुझे कोई इसमें कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही मुझे इस पूरी सूरत हाल के अंदर। शक है सब आप कुछ। मायूस हैं वजाहत सईद खान साहब। मेरा टेक जो है वो थोड़ा सा ये है सर कि ये थोड़े से टोन डेफ हो गए हैं। वही जो एक क्लासिक प्रेस रिलीज होती है, पहला पैराग्राफ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दूसरा पैराग्राफ कश्मीर, तीसरा पैराग्राफ फलस्तीन, चौथा पैराग्राफ दहशतगर्दी, पांचवा पैराग्राफ हम इकट्ठे हुए हमने चाय पी, छठा पैराग्राफ अच्छा हमने ये भी बात की कि एक इलेक्शन भी हुआ है। वो बाय द वे इलेक्शन हमने बड़ी कुर्बानियां दे के करवाया है, हमारे और बहुत काम है, हमने तुम्हारे सालों के लिए इलेक्शन करवा दिया एट ग्रेट पेरिल। ये मैं उनकी जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमने बहुत बहुत हमारा हम बिजी थे, तुम लोगों के लिए हमने इलेक्शन करवाया। इलेक्शन करवा के अजीब बदतमीज हो तुम लोग। एक तो हमें ब्लेम कर रहे हो, हमारा इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या बकवास कर रहे हो गवर्नेंस पे।
जो है टाइम लगाओ, एडमिनिस्ट्रेशन पे टाइम लगाओ, और तुम लोगों के जो पॉलिटिकल और सोशल मीडिया के जो अनासर हैं वो तंग कर रहे हैं, बंदे बनो, जुडिशल प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस फॉलो करो, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, ये जो 6-7 इनके वो थे। इससे होता ये है कि ये एक जो दरार है, मैं बार बार कहता हूं, हमने पिछले अपने शोज पे भी बात की, फौज बड़ी डिपेंडेंट है नेशनल सेंटिमेंट पे। हर फौज होती है, हर फौज का ये अज़म होता है कि वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करे, हालांकि वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं होती, मगर ये हरकतें करके ऐसी एनवायरनमेंट में जब कहीं कोई दरवाजा जो है खाली पीटीआई के लिए नहीं, किसी के लिए भी, जिसे भी किसी किसी किस्म का इंसाफ चाहिए, महमूद अचकजई को देख लें, वो पीटीआई में नहीं है, उसके साथ भी ज्यादतियां शुरू हो गई हैं, हालांकि इनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया। इसके बावजूद आपको नहीं मिल रहा इंसाफ, मुझे नहीं मिल रहा, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं मिल रहा, मगर दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द इलेक्शन। ये एक टोन डेफ, एक बहरे हो गए हैं, डोरे हो गए हैं, ये इन्होंने इधर ब्लाइंडर्स लगा लिए, वो जैसे घोड़े नहीं होते वो लाहौर कैंट में जो अलाउड होते हैं अभी, ऐसे ऐसे जो घोड़े लगा के चलते हैं, ये वैसे चल रहे हैं। और आई थिंक ये अल्टीमेटली हम किसी टिपिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जिधर किसी किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल फेस ऑफ शायद जुडिशली हो या कहीं और हो, क्योंकि ये हमें कहने लग गए हैं, पीटीआई को कहने लग गए हैं, वोटर्स को कहने लग गए हैं, मीडिया को कहने लग गए हैं कि तुम्हारी तनकीद गैर आईनी है। और मुझे जो सबसे बड़ा अंदेशा है वो ये है कि सोशल मीडिया का लफ्ज कम से कम 3 बार इस्तेमाल हुआ है इस प्रेस रिलीज। मैंने पहले नहीं देखा कि फौजी जो हैं वो इतने उनके प्रेस रिलीजेस यूज्ड टू हैं, सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। एंड आई फील कि ये हम एक इस किस्म के फेस ऑफ पे जा रहे हैं जिधर ये शायद सोशल मीडिया को कर्ब कर दें। ये नेचुरली ये जुबान इनकी इधर जाने लग गई है, इनका बिल्डअप ऐसे ही होता है, पहले भी हमने देखा है और अभी भी हमें यही नजर आ रहा है। तो ये तो मेरे प्रेस रिलीज के बारे में जो है रिमार्क्स। तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आप जरा थोड़ा सा अवामी अंदाज है आपका, तो मैं असल में थोड़ा सा एक याद कर रहा था जब जनरल जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर मिले जब जनरल बाजवा साहब से, और इस उसके बाद फिर जनरल बाजवा जब जुबैर साहब की इनकी आपस में 2 मीटिंग्स हो गई और कोई थोड़ी सी हवा भी लग गई, तो फौरी तौर पे डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार आए शहीद अरशद शरीफ के प्रोग्राम में, और उन्होंने एक तस्दीक कर दी कि जो मीटिंग्स हुई हैं और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सियासी मसाइल पार्लियामेंट के फोरम पे हैं और कानूनी और अदालती मसाइल जो हैं वो अदालतें देखेंगी। 2 रास्ते उन्होंने बता दिए कि ये 2 रास्ते हैं इनके जरिए। इसमें मैं जो देख रहा हूं वो कहते हैं कि ये इलेक्शन नताइज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ने दिया है और हमारा फौज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं कि जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। डॉक्टर शहबाज गिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, देखें, बात यह है कि एक तो ये वजाहत बात कहते थे, उसी बात को आज मैं लेकर चलूंगा कि एक तो इदारा कोई भी है, वो पाकिस्तान की फौज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है। मैं यहाँ अमेरिका में बार बार अमेरिकी पाकिस्तानियों से बात कहता हूँ कि अमेरिका जो है वो यहाँ के पेंटागन या अदालतों के ऊपर नहीं खड़ा। अमेरिका 2 इदारों पे खड़ा है। पूरा अमेरिका का पूरा सिस्टम 2 इदारों पे खड़ा है। इंसाफ का निज़ाम, लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज, इनकी मईशत, इकोनॉमी, इनका दिफा, इनकी मजबूती, सब कुछ 2। एक का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक का नाम रिपब्लिकन पार्टी है। सब कुछ उसके अंदर से निकलता है। जज भी वही पार्टियां अपॉइंट करती हैं। अगर वो पार्टियां गंदी हो जाएंगी, डिके हो जाएगा, तो यहाँ का इंसाफ का निजाम भी तबाह हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक जजेस उन्होंने लगाने, पेंटागन के एडवाइजर भी उन्होंने ही लगाने हैं, पेंटागन की पॉलिसी भी उन्होंने ही बनानी है, यहाँ की मैशत की पॉलिसी भी, बैंक भी, पूरी, बल्कि दूसरा कहेंगे ये सुपर पावर है, तो पूरी दुनिया उन 2 पॉलिटिकल पार्टी पे। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को तो इदारा समझा ही नहीं जाता। तो गरीब की जोरू सबकी भाभी है, जब दिल करे तो वो अजीज हमवतनों वाले जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को लम्बे डाल लेते हैं। तो बहरहाल बात यह है कि हमारे अंदर तो एहतसाब होता है। साबिर साहब, एक गलती हो जाए ना, एक गलत प्रेस रिलीज निकल जाए, एक इमरान खान को गलत मशवरा दे दे शहबाज गिल उसका तर्जुमान, एक 5 मिनट की दूरी पे खबर, तो मोहित पीरजादा के पास भी डायरेक्ट नंबर होता था इमरान खान का, साबिर शाकिर के पास भी, अरशद शरीफ शहीद के पास भी, हबीब अकरम के पास, सब मैसेज करते। ये शहबाज गिल को तो फारिग करें, इंतहाई नालायक आदमी आपने साथ रखा हुआ है,
ये देखें आप कितनी इसने गलत स्टेटमेंट आपके बिहाफ पे दे दी है। इसको पता ही नहीं है कि इस चीज को कैसे क्राफ्ट करना था। कोई बेहतर मुनासिब बंदा रखें। ओए भाईजान इत्थे भी हाथ जुड़े ने, कोई बेहतर बंदे रख लो। मैं सिर्फ है, बाकी आप मारते बड़े हैं जो आपके दूसरे डिपार्टमेंट में, उनके बारे में बात नहीं कर रहा। वजाहत के पास तो जगह भी बहुत है मार खाने की, मेरे पास तो उतनी जगह भी नहीं है। तो कहने की बात यह है कि मैं जनाब को सिर्फ ये कहता हूं कि ISPR कोई बंदा ठीक रख लो सर। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि फॉर्म 45 आज जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 28 दिन के बाद। बिलेटेंट धांधली उसके अंदर, नंगी धांधली आज इलेक्शन। मुझे तो लग रहा है तो यही तो बात करने दीजिएगा पूरी, मैं आपको तोड़िएगा नहीं मेरा पूरा फ्लो। फॉर्म 45 आज जारी किए हैं, मतलब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को खुद कन्विक्ट कर लिया है, अपने गले में पकड़ के फंदा डाल दिया है। मेन उनकी अपनी वेबसाइट पे फॉर्म है जो कहता है कि नवाज शरीफ के 313 को 1313 कर दिया, 291 को 1291 कर दिए। अपने हम नहीं, एक साइड के ऊपर वोट चेंज कर दिए उसी फॉर्म के ऊपर, दूसरे कॉलम के अंदर भूल गए फॉर्म 45 पे अंदर चेंज करने के। तो कहने की हजूर मेरा मकसद ये है कि जिस दिन फॉर्म 45 के धमाका खेज सबूत इलेक्शन कमीशन ने खुद मान लिए कि हजूर ये है वो जराए जिनके तहत हमने धांधली की है, वो रख दिए, उस दिन भला कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस तो होनी थी। चले आज उस दिन ISPR में कोई बंदा नहीं था जिसने ये कहा कि आज इलेक्शन पे बात नहीं करनी चाहिए, हमें 2 दिन बाद कर लेंगे, आर्मी चीफ की तरफ से कोई मैसेज दे देंगे कुछ। एक तरफ फॉर्म 45 का दबाका केस धांधली सामने आती है, साथ ही ठस करके जनाब मैं कह रहा हूँ टोन जो है ना वो डेफ कमांडर की कॉन्फ्रेंस आ जाती है। और उसके अंदर क्या कहा जाता है, उसके अंदर सर क्या कहा जाता है कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए गए हैं। उसके अंदर कहा जाता है कि हमने महफूज वो जो छितरो छितरी हुआ ना काम सारा, जो कुटापा चढ़ाया पिस्तौल लेके अंदर, इधर से चपेड़े उधर से चपेड़े, वो सिर्फ आपको महफूज इलेक्शन का माहौल प्रोवाइड किया। ध्यान दो, सुनो डॉक्टर साहब देखें, प्रेस रिलीज 14 में रिजीम चेंज के बाद प्रेस रिलीज उठा के देख लें, ये फौलाद की तरह हर प्रेस रिलीज में कहा जाता था कि हम हुकूमत के साथ हैं। तो नहीं, उसके बाद ये जो है ना, आपने कहा कि फंदा, ये गला आज ISPR ने यानी कि हमारी फौजी क़यादत ने ये डाल दिया इलेक्शन कमीशन के गले में। और उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये इलेक्शन साफ शफाफ हुए। ये पूरे प्रेस रिलीज में ये जुमला नहीं है कि ये इलेक्शन साफ हुए। वो तो आर्मी चीफ के पैगाम में था ना, आर्मी चीफ ने पैगाम दिया था ना इलेक्शन के फौरन बाद कि इलेक्शन साफ शफाफ हुए। देखें ये जो बात है ना, जाएगा ना, नहीं सर नहीं, ये देखें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वजाहत मेरा ख्याल है कि इसके थोड़ा सा बता देंगे। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं और अब मेरा ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है, मेरी असेसमेंट है कि अब उन्होंने कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है ना अपने लिए कि भाई अब आप जाने और ये जाने और आपस में मामला सेट कर लें, हमें जरा थोड़ा सा पीछे हटने दें। यही अल्फाज यूज किए हैं कि वी हैड नथिंग टू डू विद द इलेक्टोरल प्रोसेस। जी, लेकिन तो इसमें नहीं तो उनको क्या कहना था? नहीं, मैं इस समझने से कासर हूं कि वो क्या कहेंगे, और वो ये तो नहीं कि देखिए उनको पता है कि पूरी... मैं आप दोनों के तजरिए से बिल्कुल जो है वो डिफर करूंगा। बिल्कुल ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई रियलाइजेशन नहीं है। इस अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को, अलामिया को पढ़ते हैं, इट इज ऑल अबाउट इलेक्शन, इट इज ऑल अबाउट इलेक्शन, इट इज ऑल अबाउट व्हाई दे हैव टू टॉक सो मच अबाउट इलेक्शन। उन्होंने तो सिर्फ उसके ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी ना, व्हाई ऑन अर्थ दे हैव टू टॉक ऑल अबाउट। ये जरा जुमला सुनिए, मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपने कुछ मखसूस मगर महदूद जुमले सुने जरा लिखने वाले, कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर, सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स, मीडिया में भी कुछ सेगमेंट, 2-4 बंदे, ये 4 बंदे जो यहां बैठे हैं जो पाकिस्तान से बाहर एस्केप कर गए भगोड़े, आपको और नहीं है, मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुताखलत के गैर मुसद्दिका। सर जी पूरी तरह से ओनरशिप हो रही है। आप वैसे ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं साबर साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਕੁਸੋਨ ਨੇੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ऑप्टिमिज्म सर नजर आ रहा है। गैर मुसद्दिका इल्जामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं जो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। एक और सवाल है, मैं थोड़ा एक मिनट डॉक्टर साहब, आपको पिछली दफा भी हमने कम बोलने दिया था, मैं ये एग्री करता हूं आपके, मैंने वो देखी थी फीडबैक कि डॉक्टर मोईद को कम बोलने दिया, ज्यादा दे, लेकिन एक बड़ी जरूरी यहाँ पर रिक्वेस्ट, आप तीनों सॉल्व करें। और नहायत अदब के साथ मैं अपनी फौज से पूछता हूं कि ये जो मुसल्ला फौज लिखते हैं, कभी को गैर मुसल्ला फौज भी होती है?
मतलब किसी फौज ने लिखा है कि गैर मुसल्लह अफवाज, भाईजान फौज तो मुसल्लह ही होती है, दुनिया की कोई फौज भी होगी वो मुसल्लह ही होगी ना। तो ये मतलब इसमें ये मुसल्ला या सानू डराना से लिख दियो, वो फिर अंग्रेजी से ट्रांसलेट करते हैं। देखिए मैं आपकी बात वो को आर्म मैं फोर्सेस आपकी से बात आता है, वो आर्म मैं फोर्सेस से। मैं वो आर्म फोर्सेस की उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जैसे नैरेटिव की बयानियां कर दिया। देखिए साबिर साहब, जो आप चीज कह रहे हैं ना, वो खाली आपका मसला नहीं है, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है उसका ये मसला है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इन मसाइल की तरफ ही हमें जाना चाहिए, बिकॉज हम ही इनकी खुल के बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो एक सबजुगेटेड पॉपुलेशन है, वो इन चीज़ों की बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर एक जहनी लिमिटेशन है चीज़ों को समझने की, मेंटल कोलैप्स है, जिसको इंजीनियर किया है पाकिस्तानी स्टेट ने। और जो इवन पढ़े लिखे अमीर पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ पर रहते हैं, मैं उनके चैट वगैरह पे भी देखता हूँ, उनका भी यही मसला है, एक इनएबिलिटी टू थिंक थ्रू है, कि उनको समझ नहीं आ रहा कि सोल्यूशन क्या है। हमारे जहनों में ये बात बिठा दी गई भी है और हम चाहते हैं इसमें बिलीव करना, और वो एक गलत एक मफरूज़े, एक झूठ के अंदर हम असल से बिलीव करते चले आ रहे हैं। वो बिलीव ये है कि पाकिस्तान के जनरल ऑफिसर्स कोर जो है, ये GHQ, ये आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं टॉप के, वो बड़े कोई इंटेलिजेंट गिफ्टेड इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं, उनके अंदर कोई बड़ी थिंक टैंक एबिलिटी है, उनका कोई बड़ा विजन है। अगर आप अभी को छोड़ दें, चले अभी बड़ा कंट्रोवर्शियल टाइम पीरियड है इलेक्शन का, तो वो भी फंसे हुए हैं, बाकी सब लोग भी फंसे हुए हैं। आप 50 साल 75 साल की हिस्ट्री देख लें, सारी दुनिया उसके ऊपर कमेंट कर चुकी है। कोई फैसला ऐसा नहीं है विच हैज स्टूड द टाइम एंड द स्क्रूटनी। 19 यानी 47 की जो वॉर हमारी कश्मीर के साथ है, हमारी आर्म फोर्सेस कुछ भी वहां पे हासिल ना कर सकी, ट्राइबल्स ने कश्मीर को आज़ाद करवाया, GB के लोगों ने खुद से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। 65 की जंग हमारे लिए एक डिजास्टर थी, हमने उसको डिफेंस डे मना के अपनी कामयाबी मशहूर कर दिया। 71 नथिंग सेट द बेटर, हमने जो कुछ किया वो अलग कहानी है। उसके बाद आगे आ जाएं, चले मार्शल आर्ट्स को मार दें गोली, सियाचिन वाज अ ह्यूज डिजास्टर फॉर अस, कारगिल वाज अ ह्यूज डिजास्टर फॉर अस, और फिर कुछ और हम पे जो इल्जामात लगे, हमें नहीं पता कि हमने किए या नहीं किए। मतलब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो तो मतलब उसके बारे में तो खुद माना जाता है कि हमारे ही लोग थे। ये जो पार्लियामेंट पे अटैक था, ये जो मुंबई का इसे कहते हैं डिजास्टर हुआ, हर जो हम अच्छा, फिर कश्मीर की इंसर्जेंसी को कंटिन्यू करना, स्पेशली जबकि इंसर्जेंसी दम छोड़ चुकी थी, जब कश्मीरियों ने 93 में हथियार डाल दिए, जब जम्मू एंड कश्मीर जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी कश्मीरियों की, JKLF फ्रंट एंड व्हाटएवर इट वाज, जब वो कोलैप्स हो गई, उसके बाद पाकिस्तानियों को बाहर से, पठानों को और लोगों को रिक्रूट करके उस इंसर्जेंसी में भेजना और उसकी हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स क्रिएट कर देना, इन सब चीजों को जब आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के पास कोई लॉन्ग टर्म विजन या व्यू कभी भी नहीं था। अब आपकी बात से ये लगता है, और आप बहुत ज्यादा और लोग भी, वो इस उम्मीद में गुजार रहे हैं जिंदगी कि अल्टीमेटली जनरल्स के पास एक खास किस्म का कोई विजन या व्यू एग्जिस्ट करता है, जो कि सिविलियंस के पास नहीं करता। मुझे कोई ऐसा विजन और व्यू नजर नहीं आ रहा। दे आर जस्ट लिविंग बाय द वीक्स। उनके पास अच्छा, मैं एक बात बता दूं डॉक्टर साहब, ये जो विजन की बात कर रहे हैं ना, ये तो जो भी आर्मी चीफ आते हैं, जो आर्मी चीफ आते हैं वो अपना विजन लेके आते हैं। विजन क्या है? विजन कोई भी नहीं होता, मैं आपको सही बता रहा हूं। फिर क्या लेकर आते हैं? मैं हकीकत बता रहा हूं। एक्सटेंशन की डिजायर लेकर आते हैं। देखें, मेरा ख्याल परवेज मुशर्रफ साहब से मैं बराह रास्त देख रहा हूं, तो इमेज बिल्डिंग और मुशर्रफ डॉक्ट्राइन, कियानी डॉक्ट्राइन, बाजवा डॉक्ट्राइन और आसम डॉक्ट्राइन, तो एक राहील शरीफ डॉक्ट्राइन, ये विजन यही होता है कि उन्होंने अपने आप को कि वो एक हीरो के तौर पे आप कह लें कि मैं सर्वाइवर और पूरी नेशन को लेके आगे चलने वाला। तो ये उस विजन को वो खुद ही लेके आते हैं और उनके साथ ही वो विजन चला जाता है, और उसमें कंटिन्यूटी सिर्फ ये एक चीज में सिर्फ कंटिन्यूटी होती है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का होल्ड रहना चाहिए, और पॉलिटिकल लीडरशिप को या सिविल लीडरशिप को या किसी को भी एज हीरो पनपने का या कौम को ये मौका नहीं देना चाहिए कि किसी को वो हीरो समझना शुरू कर दें। जो वजाहत की डिफेंस मैटर्स पे ना बड़ी गहरी नजर है, बिकॉज ये बाय एंड लार्ज डिफेंस को बहुत इन्होंने कवर किया, जैसे शहीद अरशद शरीफ ने कवर किया। लेकिन मैं इसमें कमेंट ऐड करके मैं कहूंगा वजाहत इस पे कमेंट किया। मेरा ख्याल है कि जनरल कियानी ऑफ ऑल द पीपल जो हमने पिछले 20-25 बरस में देखे हैं, मोर देन जनरल मुशर्रफ, वो ज्यादा मुझे लगता है इंटेलिजेंट थे। और उनका एक डॉक्ट्राइन बुनियादी तौर पे ये था कि आर्मी की जो बहुत एक्सेसिव विजिबिलिटी फ्रंट पे है, उससे इसको पीछे हटा के एक प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहिए।
और जो ट्राइबल एरियाज के अंदर उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी एक्शंस किए, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए सवात के अंदर डिफरेंट एरियाज में, वो कामयाब हुए और विजिबिलिटी उन्होंने रिड्यूस की। उन्होंने उसको, उनका डॉक्ट्राइन ये था कि फौज का कंट्रोल रहना चाहिए, गवर्नमेंट फौज के ताबे रहें, लेकिन फौज की फ्रंट पे विजिबिलिटी ना हो। जल बाजवा के आते आते वो जो डॉक्ट्राइन है वो कोलैप्स कर गया है। कोलैप्स ये कर गया, इनफैक्ट अब फौज के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है, यानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, कि उनकी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और मुझे ये समझ आ रही है कि इसमें से निकलने का कोई रास्ता जो है ना वो बना पा रहे हैं, ना कोई रास्ता बन भी नहीं पा रहा। वजह आपका क्या ख्याल है? 3 पॉइंट्स हैं। एक तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो नजर आ रहा है वो ये है कि इनका काम क्या होता है, इनकी डॉक्ट्रिन क्या होती है, इनकी विजन क्या होती है। आई थिंक हमारी एक डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था कि एक सियासी पार्टी जो है उसका गोल क्या होता है। उसका गोल होता है कि हमेशा वो पावर में रहे, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है या रिपब्लिकन पार्टी है। और यस, अगर आप माने पाक फौज बिहेव करती है, ऑन पेपर तो नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी, बट एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करती है। तो जब वो आता है, जो भी आता है नया, उसका बॉस आता है, तो वो वही चाहता है कि मेरी पार्टी इनडेफिनेटली पावर में रहे। सो दे एक्ट लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी इवन दो दे आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। एक तो ये एक्सप्लेन होता है, और फिर हम डॉक्ट्रिन्स को अलग अलग लोगों के डिस्कस कर सकते हैं, वी कैन कम बैक। मगर आज में दो मुझे जो इंटरेस्टिंग चीजें जो हम मिस कर गए हैं वो नजर आती हैं इसी इनका जो ये प्रेस रिलीज आया है। एक तो ये मूव ऑन करने को कह रहे हैं कि चलो बस जो हो गया सो हो गया, हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं था। डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं। अब ये बड़ा $10 वर्ड है, इसका जरा तर्जुमा अगर हम करें तो इसका तर्जुमा वही, मुझे परवेज लाई साहब और उनके भाई याद आते हैं कि मिट्टी पाओ रोटी खाओ, मूव ऑन का एक आने लग गया है। तो इसमें एक पूरा छोटा सा इनका बड़ा लोडेड पैराग्राफ है जो पढ़ना जरूरी है कि हमने फोरम नोटेड विद सेटिस्फैक्शन स्मूथ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। ठीक है जी। फिर कहते हैं कि फोरम एक्सप्रेस स्ट्रांगली बिलीव दैट डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन इज द वे फॉरवर्ड ऑफ द कंट्री। एक तरफ कह रहे हैं कि आगे चलो, दूसरी तरफ कहीं से किसी जो पार्टी है उसको जो भी एग्रीव पार्टी है, जिधर भी किसी को रिलीफ नहीं मिल रही। और रिजर्व सीट्स भी आज दे दी हैं बाकी पार्टीज में, पीटीआई। और तीसरी चीज जो कहते हैं वो इंपॉर्टेंटली ये कहते हैं, और ये आज ही अभी थोड़ी देर पहले एहसन इकबाल ने इस पे ट्वीट भी किया है कि हाँ, May 9 के लिए जुडिशियल इंक्वायरी बैठे। तो ये भी कह रहे हैं कि May 9 को हम नहीं छोड़ रहे, और साथ साथ और मलबा डाल दिया है प्राइम मिनिस्टर पे कि प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स पे और उनकी विल पे। तो मुझे वही अंदेशा है कि जोरी जोरी ये इन्होंने कर ली है, और अब एक हम नया प्रोसेस देखेंगे जो अब ऑफिशियली एहसन इकबाल ने डिमांड कर ली है कि May 9 पे इंक्वायरीज हों। अब पीटीआई वाले शायद कॉन्फिडेंट हों। आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम डॉक्टर गिल। पीटीआई वाले कहेंगे हाँ भाई, ब्रिंग इट ऑन, अभी दिखाते हैं तुम्हें May 9 में तुमने क्या किया और हमारे साथ तुमने क्या किया। काजी फैज ईसा साहब करेंगे जुडिशियल। हाँ, ये मैं डॉक्टर गिल साहब से पूछते हैं कि ये डॉक्टर साहब को, ये सारों को ना, ये घेर घार के May 9 को वो करना चाह रहे हैं कि एक कमीशन बना के, और वो सारे का सारा ये उस कमीशन के जरिए सारी चीजें बंद करके पैक करके वापस पीटीआई के खाते में डाल दी जाएं। तो ये जो बढ़ चढ़ कर डॉक्टर गिल साहब आप लोग और आपके रहनुमा कर रहे हैं, ऊपर काजी फाइज ईसा साहब बैठे हैं, तो आपको तवक्को है कि काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए आप 9 मई के हवाले से कोई ऐसी ले लेंगे, कोई 2-4 जुमले जिसके बाद पता चलेगा कि आप वाकई इनोसेंट हैं? और नीचे अमर फारूक साहब बैठे। देखिए बात यह है कि अगर काजी साहब ने किया तो 1971 में भी जिम्मेदार, क्योंकि इमरान खान तब थे, पैदा हो चुके थे, और वो थे, तो आप काजी साहब देख लीजिएगा कि वो निकाल लेंगे मामला। जान की अमान पाते हुए चीफ जस्टिस है, हमारे लिए बड़े मोहतरम है, लेकिन यकीन करें आपको मजाक में लग रहा होगा, खुदा की कसम वो निकाल लेंगे। वो इस जैसे भुट्टो साहब को फांसी दी गई उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं, और मुशर्रफ साहब, आप इसको मजाक समझ रहे हैं? वो जनरल न्याजी ढूंढा नहीं, और 1971 का इमरान खान और जनरल उन्होंने हाँ बिल्कुल, वो जनरल न्याजी को उन्होंने कहना है कि इमरान खान साहब के वालिद साहब ने मशवरा दिया था, और इमरान खान साहब तब छोटे थे, इन्होंने अपने वालिद को उकसाया था। तो 1971 हमारे खाते पड़ना है, शेख मुजीब को उकसाने वाले हम बनना है। उसके बाद कारगिल का मौका भी कोई इमरान खान ने किया होना है, कोई इंडिया क्रिकेट खेलने गया होना है, ऊपर से उसने देखा होना है, वापस आके उसने कहा होना है कि वहां पर हम एक ग्राउंड बनाएंगे ऊपर और वहां क्रिकेट खेलनी है, तो वो वाला मामला भी आपको करके देना है।
तो सियाचिन का नहीं, वो नहीं इमरान खान, ठंड बहुत है, इमरान खान तो पौधे शौधे लगाने वाला बंदा है, वो किसी और के खाते भी तो डालने के लिए कोई चीज रहने देना, वो हो सकता है किसी और के खाते डालनी हो। तो कहने की बात यह है कि काजी साहब ने तो काम करना है, ये उनसे तो कोई तवक्को नहीं है। अभी काजी साहब चंद दिन पहले कहते थे मेरे पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ सबूत दें। आज हमने क्या सबूत देने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सबूत दे दिए कि मेरे अल्लाह के ये पुरसरार बंदे जो एक कॉलम में चीज चेंज करते हैं, दूसरे मेरे अल्लाह के पुरसरार बंदे। जनाब तुसी सिर्फ लोगों की ठुकाई ठीक कर दे, वो मैं मानदा कि तुसी बिल्कुल ओवरहॉलिंग बंदे की ठीक कर आपने मेरी की हुई है। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं कि आप मारते कुटते बहुत अच्छा है, वो काम आप ठीक करते हैं। बाकी काम ये किसी मशीनरी को हायर कर लिया करें, धांधली के लिए किसी को हायर कर लिया करें मेहरबानी करके कोई और। ये नून लीग वाले बहुत अच्छी धांधली करते हैं। अगर हमारी मुसल्ला अफवाज ये धांधली नून लीग को करने देती, आप यकीन करें कि इस तरह के नताइज ना होते। ख्वाजा साद रफीक को आप ये मौका देते, आप ये परवेज रशीद को मौका देते, अल्लाह को इंतखाबी सियासत खुद नहीं करते, लेकिन वो धांधली का ऐसा जबरदस्त बयानिया बनाते। आप ये प्रेस रिलीज आज की ISPR की जगह मरियम औरंगजेब को करने देते, ये लिखने देते। ऐसा झूठ, टकाऊ किस्म का झूठ दबा कर अच्छा, वो आई हैव अ फॉलो अप कि आज इस पे तजिया ना हो रहा होता। तो इसलिए आखिरी कमेंट मेरा, आखिरी कमेंट सर, हम है पॉलिटिकल पार्टी, हम एक मुसल्ला आप ही के लिए, आप ही के लिए एक सवाल है। जी जी जी, आप ही के लिए जी सवाल है। एक तो हमारे बस 6-8 मिनट रह गए हैं, हमने बाकियों ने जाना है, हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो खत्म होनी है। मगर आपका, अगर आप थोड़ा तोपों का रुख आपकी पार्टी की तरफ किया जाए, तो एक अभी अनाउंसमेंट आई है कि हम ये फॉर्म 45 के बाद अनाउंसमेंट आई है। फौजियों ने तो जो करना था कर लिया, जो उन्होंने यकी मानी थी। आपने एक ही चीज अनाउंस की है कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी पीटीआई को कुछ आता है? मुझे ये बताएं आप खाली एट दिस। मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं। बात ये है वजाहत भाई कि पीटीआई कोई मुतहारिफ ग्रुप तो है नहीं कि बंदूकें ले। अभी पीटीआई में कोई ऐसे तो बंदे नहीं है ना, कोई पंजाबी या बलोच या सिंधी या पठान या कोई ऐसे बंदे भी किसी भी एरिया में इंसर्जेंट कि अभी AK-47 हम लें और चढ़ जाए पहाड़ों पे, आजम सवाती पहाड़ों पे चढ़ जाए और वहां से ऐलान करे कि अब मैंने 10 बंदे मार देने पाकिस्तान को। भाई हम सियासी लोग हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हम अदालत जा सकते हैं, हम अवाम से रुजू कर सकते हैं। अवाम की हालत अहमद शाह वाली की जाती है, जिले शाह। अब कौन सी माँ बच्चा अपना दे जिसको रोज कत्ल करवाएं? रहीम यार खान में हमने परसों लाश उठाई है, कल लाश उठाएंगे, परसों का कोमा में अहमद शाह पड़ा हुआ है। जो पॉलिटिकल हमारे वर्कर और जो लीडरान है उनमें से बहुत सारों को जाहिर है इन्होंने प्रेशर में ले आए हुए हैं। ये आपको स्टेटमेंट्स में नजर आ रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो फिक्री तौर पर इमरान खान के साथ है, फिक्री तौर पर, वो भी अब प्रेशर में आके, जो मैंने ट्वीट किया था कल ही, कि जो मुफाहमत के नाम पर इमरान खान से कंप्रोमाइज कराने का मंजर हमारे अपने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू बेचने की कोशिश की जा रही है। ये असल में एस्टेब्लिशमेंट का टारगेट इमरान खान की साख है। आपने तोशाखाना केस किया, नैब केस किया, अलकादर किया, इद्दत में निकाह किया, सब हमले किए, 9 मई तक किया, साइफर किया। आप उसकी साख को टच नहीं कर सके, उसकी साख बच गई। हमेशा जो हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों की 3 चीजों पर अटैक करती है कि ये इनकम्पिटेंट है, सबसे पहला अटैक होता है, फिर ये करप्ट है, दूसरा अटैक होता है, और तीसरा होता है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ये बाहर मिले हुए। ये सारे अटैक इमरान खान पर कर लिए, और इनकम्पिटेंट का अटैक तो जनरल बाजवा करते रहे। उसके बाद करप्शन का अभी ये तोशाखाना हो गया, और मुल्क की सलामती, साइफर और दूसरी चीजें हो गई कि ये इसकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छा। तो कहने की बात ये कि सारे करके साख को टच नहीं किया। तो अब वो क्या मंजन बेच रहे हैं कि हमारे अपने लोगों को कह रहे हैं कि मुफाहमत करें। जिस तरह इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी के साथ, जो आप भी पिछली दफा सवाल पूछ रहे थे, हाथ मिला लिया, तो वो जो एक एसेट है इमरान खान का, सिर्फ एक एसेट है जिस पर वो लड़ रहा है। 2 एसेट हैं, एक अल्लाह पे ईमान है और दूसरा उसकी क्रेडिबिलिटी है। उसकी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी जमीन बोझ। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो ऊपर बैठी हुई है, उसका एक ही टारगेट है, इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाना। और अब ये मंजन बेचा जा रहा है कि हम मुफाहमत करें, जरदारी से हाथ मिलाएं, नवाज शरीफ से मिलाएं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इमरान खान ये कभी नहीं करेगा। वो कोई कुर्बानी भी दे देगा, अपनी जिंदगी दे देगा, वो अपनी क्रेडिबिलिटी, साख, अपनी लेगेसी। वो काजी साहब जाना तो एक दिन सबने ना, इमरान खान ने भी अल्लाह के पास जाना है, मैंने भी, अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी दे। लेकिन जो हशर काजी साहब ने अपनी लेगेसी का किया है, इमरान खान वो कभी नहीं करेगा। वो मुस्कुराता हुआ दुनिया से जाना चाहेगा, बेखौफ ये करके। तो आपका जो सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अदालत से कर सकते हैं, हम अपने वर्कर को निकालेंगे, लाशें उठाने के बावजूद निकालेंगे वर्कर, हम कौम को आवाज दे सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इन्हीं अदालतों में जा सकते हैं।
AK-47 उठा के हम उनके ऊपर पहाड़ों पर नहीं जा सकते। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूं कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये समझना चाहिए। मैंने लीडरशिप पढ़ाया है, मैंने कल्चर पढ़ाया है, साइकोलॉजी पढ़ा है, कि जब ऑर्गेनाइजेशनल या नेशनल कल्चर किसी चीज पर डेवलप हो जाए ना वो ओवरनाइट डेवलप होता है, ना वो ओवरनाइट एवेपोरेट होता है, ना चेंज होता है। ये आप जो कुछ कर रहे हैं, ये 5 minutes पाकिस्तान left. के लिए 5 minutes. आप माइंड, पाकिस्तानी कल्चर के अंदर नफरत की माइंड बोई जा रही हैं। खुदा ये ना करे। हाँ जी डॉक्टर मोहित साहब, आखिरी सवाल। देखिए, लिटरली लेस देन 5 मिनट्स हैं। मैं चूंकि सारा जिक्र कोर कमांडर्स की हो गया, 263rd फॉर्मेशन कमेटी जो मीटिंग हुई है उसके हवाले से बात हुई है, और मैं समझता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। पहला मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब पाकिस्तान में बेहतरी उस वक्त आने लगेगी जब पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अखबारात हैं, ज़राए इब्लाग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो कम से कम जहनी तौर पे कन्विंस हो जाएंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास ना कभी कोई विजन था, ना उनके पास कोई विजन है, और उनके पास कोई वे आउट नहीं है। इनफैक्ट उनकी मदद करने की जरूरत है बेचारों की, वो फंस गए हैं। और इस वक्त दूसरा मसला यह है कि चूंकि उनके पास कोई इंटरनल उनके यहाँ टोटल डिक्टेटरशिप है, तो आर्मी चीफ जो है उसका सबसे बड़ा गोल ये है कि मैं ऐसे हालात पैदा कर दूं कि मैं एक्सटेंशन ले लूं। और उनके साथ जो बाकी लोग हैं, आखिर इसी टाइम पीरियड के अंदर शहीद अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, बहुत सी और ज्यादतियां हुई, तो बहुत से ऐसे भी लोग इस सिस्टम में अफसर फंसे हुए हैं जिनको ये खतरा है कि अगर हमें कोई डील ना मिली, हमें एक सेफ पैसेज चाहिए, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन चाहिए, कुछ और अफसरों को अपने लिए सेफ पैसेज चाहिए, इससे आगे की उनकी कोई थिंकिंग नहीं है। दरमियान में चाइना से पहले उन्होंने जबरदस्ती स्टेटमेंट ली है, वो अमरीकियों को और मगरब को ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें आपने यहाँ पर ज्यादा हम पे प्रेशर डाला तो हम चीन के पास चले जाएंगे। कोई विजन नहीं है, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, ना पीछे थी ना आगे है, और चीजें बहुत मुश्किल है। तो वजाहत आपसे आखिरी बात, उसके बाद फिर डॉक्टर मोहित साहब से और डॉक्टर गिल साहब से। ये कहते हैं रास्ता चाहिए, तो फिर रास्ता कैसे देंगे? फौज खुद भी तो एग्जिट चाहेगी ना। थैंक यू साहब भाई। माय मेन पॉइंट इज कि मुझे वही लगता है पुराना जो मॉडल है कि ये फॉरेन लेजिटिमेसी से जो बाहर के जो अनासर हैं उन पे डिपेंड करते हैं लोकल लेजिटिमेसी के लिए, लोकल क्रेडिबिलिटी क्योंकि इनकी कम होती जा रही है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है कि हम नजर रखें चीन पे, वॉशिंगटन पे, लंदन पे, ब्रसल्स पे, वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये खाली जाके ऐसे दिखाते हैं पाकिस्तानियों को, अपने जो स्टेटमेंट्स दिखाते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट ने हमारे लिए ये बोला, यूएन ने हमारे लिए ये बोला, चीन ने हमारे लिए ये बोला, और क्योंकि अब वो अबू धाबी ने हमारे लिए ये बोला, और क्योंकि इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के अलावा अब क्योंकि इनकी फंडिंग भी वगैरह भी उसी पे बेस्ड है, तो ये एक आप कह सकते हैं वो जो ड्रिप मशीन होती है ना, वो ड्रिप मशीन का जो वो डॉक्टर्स ज्यादा हैं इधर, उनको पता होगा, ड्रिप मशीन का एक जो वो होता है, वो एक मीटर होता है जिससे आईवी जो है बॉडी तक जाती है, ये वो मीटर हैं, ये वो मीटर बने हुए हैं इंटरनेशनल फंडिंग के दरमियान। जो आपका ड्रिप है जिसमें फ्लूइड है और सुई जो आप में घुपी हुई है, तो ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं। हालांकि इनका काम नहीं है एडजस्ट करना, डॉक्टर का काम है एडजस्ट करना कि कितनी इमदाद किसे मिले। तो ये जब तक इस सब में फौज पे तो हम पूरा दिन बात कर सकते हैं, मगर जब तक इंटरनेशनल कंपोनेंट जो है उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे और वो इन्हें लेजिटिमेसी देता रहेगा जो दे रहा है, तो आई एम वरीड कि ये जो उनकी एक टोन डेफनेस है, मुल्क एक तरफ आज खड़ा हुआ है, फॉर्म 45 का शोर मचा हुआ है, ये एक और तरफ कोई और पता नहीं किसी और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं, किधर हुआ इलेक्शन जिसमें ये मुंसलिक नहीं थे, जो ये कह रहे हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये मैं आखिरी बात डॉक्टर गिल साहब, मेरे पास जो है कि ये सारी 2/3 मेजोरिटी आपसे खवातीन की सीटें भी छीन ली, मखसूस सीटें भी छीन ली, 2/3 मेजोरिटी की नंबर्स अब उनके पूरे हो गए हैं कौमी असम्बली में, और इसी की बेस पे सेनेट में भी उनके नंबर हो जाएंगे पूरे। तो जो सबसे पहले लॉलीपॉप दिया जा रहा है वो काजी साहब को दिया जा रहा है कि हम आपका टेन्योर पोस्ट कर रहे हैं 3 साल चीफ जस्टिस को। तो उससे पहले वो ये सारे अमल पे ठप्पा लगवाएंगे, जो एक अमेंडमेंट करेंगे उस पे ठप्पा लगवाएंगे, उनको कहेंगे कि जनाब हम आपको 3 साल के लिए टेन्योर दे रहे हैं। तो इस पे आपका क्या प्रोग्राम है? क्योंकि खेल देखिए, उधर जाना है। मैं क्योंकि जो आप लोग भी कहते हैं अवामी अंदाज में, मैं क्योंकि अवामी अंदाज में बात करता हूँ, मीन मुश्किल बात को मेरी कोशिश होती है आसान लफ्जों में जो हमारे गांव में लोग बैठे हैं ताकि वो भी समझ सकें। ना मैं खुद इतना इंटेलिजेंट हूँ, ना इंटेलिजेंसिया से बात करता हूँ मैं।
बात यह कि जब ये अक्सर कार डकैत या चोर किसी घर जाते हैं ना, तो वो छोटी मोटी चोरी करने जाते हैं या डकैती करने जाते हैं, वो बंदा मारने की घर से नहीं जाते। लेकिन जब वो उस सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं, उनसे वो पहला जुर्म सरजद हो जाता है, तो उसकी बेस के ऊपर फिर अगले जराइम होना शुरू हो जाते हैं। मीन गए तो चोरी करने थे, बंदा जाग गया, उसको ठोकना पड़ गया, वहां मारना पड़ गया बंदे को। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है।